A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well and all of you are going with your studies properly. And I too hope that you have enjoyed your Sunday. Chaliye. In our today's class, we have to complete our next topics of this chapter. In our previous class, we have started with the discussion of importance of statistics for government as well as importance of statistics in economics. हमारा चैप्टर चल रहा है स्टैटिस्टिक्स के बारे में. चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स में उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें. तो हमने अभी तक की क्लास में पढ़ लिया है कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है. स्टैटिस्टिक्स के दो अलग अलग मीनिंग हमने पढ़े, प्लूरल और सिंगुलर सेंस में. और फिर हमने स्टार्ट कर दिया था इंपॉर्टेंस को, जिसमें हमने पढ़ लिया है इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट के लिए क्या है. बेसिकली प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है. नाउ हैव अ लुक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग. ये जो पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था फॉर गवर्नमेंट और पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स, उसका एक कॉम्बिनेशन ही है. इकोनॉमिक्स होती है इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए और इकोनॉमिक प्लानिंग करती है गवर्नमेंट. तो ये दोनों मिलके कैसे स्टैटिस्टिक्स इन दोनों को कंबाइन करके कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्पफुल है, ये हमारा टॉपिक है. हैव अ लुक, इट इज क्वाइट सिंपल. ये आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिस्पेंसिबल है. इंडिस्पेंसिबल वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था नॉन सेपरेबल, जिसको अलग नहीं किया जा सकता. तो इकोनॉमिक प्लानिंग के बिना आप इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं कर सकते. इकोनॉमिक प्लानिंग के अलावा आप कभी भी अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर सकते. तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए. अब ये बता रहे हैं, देखिए क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में. इकोनॉमिक प्लानिंग की हर स्टेज पे आपको फैक्ट्स और फिगर्स की रिक्वायरमेंट होगी. इकोनॉमिक प्लानिंग की हर स्टेज पे whenever we are planning we need some facts and figures so that we can plan in a proper way. फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला फैक्ट और फिगर तो आपको यही चाहिए होगा कि ट्रेन में टिकट्स अवेलेबल है या नहीं है तो कितनी है, फेयर क्या है, कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां की रेटिंग्स कैसी है. ये सारी चीजें हमें सोच के रखनी पड़ेगी. नंबर 2, ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं तो जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करने के लिए आपको बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है. कौन से रिसोर्स को कब कहाँ आपको यूज करना है, कब कहाँ अलोकेट करना है, इसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है. सो दैट यू गॉट विद इट कि भाई आपका प्रॉपरली इकोनॉमी में ग्रोथ हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी. And number 3, statistical analysis of data regarding an economy may reveal certain crucial areas like increasing rate of inflation, which may require immediate attention. ये कह रहे हैं when you are planning for the economy, अगर आप statistics को use करोगे तो आपको बहुत सारी important details के बारे में पता चलेगा, जिन पे आपको ये पता चल सकता है कि यहाँ हमें इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है. ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, ऐसे ऐसे एरियाज है इकोनॉमी के जहां पे हमें क्विकली इसको फोकस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की रिक्वायरमेंट है. तो सिंपल से आपको 3 पॉइंट बता के दिए हुए हैं. नंबर 1, जहां जहां प्लानिंग करोगे वहां वहां स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स और फिगर्स की जरूरत पड़ेगी. नंबर 2, जब प्लानिंग करोगे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के लिए यू नीड सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. एंड नंबर 3, व्हेन वी आर जस्ट प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन तो हो सकता है, सॉरी प्लानिंग फॉर द इकोनॉमी, तो हो सकता है आपको पता चले कि इकोनॉमी में अभी क्या प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल कोविड-19 के बाद जब इकोनॉमी को अनलॉक करने लगे तो हो सकता है हमें कुछ डिटेल्स पता चले कि ऐसी सिचुएशन आ रही है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो हम उस पर भी इमीडिएट अटेंशन दे पाएंगे. अगेन दिस कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको अभी तक जब जब टॉपिक करवाया है तब तक बताया है कि आप ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच ही नहीं सकते जब आप बिना स्टैटिस्टिकल टूल को यूज किए प्लानिंग करो. नो, जब भी आपको प्लानिंग करनी है तो आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स को तो यूज करना ही है. तो प्लानिंग की हर स्टेज पे वी नीड सम टूल्स. आगे देखिए, बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है. जब भी हम बिजनेस करते हैं, बेसिकली कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज थोड़ा सा ज्यादा है, वैसे तो हर फील्ड में है, लेकिन बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट यूज है. स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट अपॉइंट किए जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. तो देखिए क्या इंपॉर्टेंस है.
सबसे पहले तो अगर आपको बिजनेस सेट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी यू नीड सम स्टैटिस्टिकल डिटेल, जैसे कहाँ सेट करें, उस लोकेशन में क्या रेंट रहेगा, उस लोकेशन में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या रहेगी, आपको कितना आउटपुट बनाना है, आपको कितना मार्केट शेयर रखना है, आपको अपनी सेल्स कितनी रखनी है. All these details will be expressed in numerical terms, and when we are expressing any detail in numerical term, then we are going with statistics. तो ये कह रहे हैं statistics ही businessman को business start करने में help करता है. Number 2, for estimating the demand for the product. हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होने वाली है ये भी हमें स्टैटिस्टिकल मेथड से ही पता चलेगा. हम क्या करेंगे, पहले से डिमांड फॉरकास्टिंग करेंगे. यहाँ पे आपको ये फॉरकास्टिंग वर्ड लिखना कंपल्सरी है. फॉरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर एनालिसिस. मैंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने प्रीवियस 4 मंथ्स का चेक किया और ये क्रॉस चेक किया कि भाई इस एरिया में प्रीवियस 4 मंथ्स में क्या क्या डिमांड रही है. उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, अपने अपकमिंग प्रोडक्ट की प्लानिंग कर ली. अब देखिए सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट आर रिलेटेड, ये सारे सीक्वेंस में आपको समझ आते रहेंगे. सबसे पहले मैंने बिजनेस सेट किया, फिर मैंने एनालाइज किया कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो सकती है. उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने अपना आउटपुट प्लान कर लिया. मैंने प्लान किया कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, मुझे किस डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करनी है, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हार्मफुल होता है. अगर आप जरूरत से ज्यादा बनाओगे तो वो हार्मफुल होगा. नेक्स्ट, फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल, मेरे आउटपुट की क्वालिटी बढ़िया हो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करने पड़ेंगे. नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करने के लिए. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, मार्केट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो पॉलिसीज यूज करते हैं, तो उन पॉलिसीज के लिए अगेन आई नीड सम स्टैटिस्टिकल डेटा. अब जैसे मुझे कल आपका पीटीएम लेना था तो मुझे कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा की रिक्वायरमेंट थी. कौन बच्चा कितना क्लास अटेंड करता है, परसेंटेज क्या है उसका अटेंडेंस का, किसने मुझे कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स फॉरवर्ड कर दिए. आपने देखा होगा कल पीटीएम थी तो परसों मैं क्या कर रही थी, आपका वर्क क्रॉस चेक कर रही थी. तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है. आपको जब भी कोई अपकमिंग काम करना है तो आपको स्टैटिस्टिकल डेटा निकालना पड़ेगा. तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मार्केट की सर्वे की जाती है, एनालिसिस किया जाता है बहुत सारी चीजों का, और वो सारा एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से होता है. नेक्स्ट, अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग. अकाउंट्स बनाते हैं ना, कॉमर्स के बच्चों ने तो अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ये सब शुरू कर दिया है. तो ये कह रहे हैं अकाउंट्स बनाने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है. अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर को क्रॉस चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है. बस ये लास्ट पॉइंट में यही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी होगी, बहुत सारे वेरिएबल्स में रिलेशन निकालना होगा. हो सकता है आपको चेक करना पड़े कि आपके रेवेन्यू और कॉस्ट में क्या लिंक चल रहा है. बेसिकली हमारा टारगेट रहता है कि रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से मिलके बने, कॉस्ट से ज्यादा हो ताकि उसमें प्रॉफिट का हिस्सा हो. रेवेन्यू क्या है समझिए, मैंने एक पेन बनाया, मेरी कॉस्टिंग आ रही है 8 रुपीज और मैंने उस पेन को सेल आउट कर दिया 15 रुपीज में. तो 8 रुपीज मेरी कॉस्टिंग है और 15 रुपीज मेरा रेवेन्यू है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मेरा प्रॉफिट है. तो ये आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करते हैं ताकि हम अपने रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट के रिलेशंस को भी फाइंड आउट कर सके. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. कौन कौन से, अभी आज की क्लास में इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग, उसके 3 पॉइंट्स है, और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस वर्ल्ड. So we have completed the importance of statistics for 4 groups. There are 4 groups for which we have to read the importance of statistics. Number 1, we have read that how statistics is important for government. Now how it is important in economics, then how it is important in economic planning, and then how it is important for business organizations. Now we are going to study some limitations of statistics. सब में कुछ अच्छी बातें होती है तो कुछ बुरी बातें भी तो होती है ना. एक कॉइन के दोनों साइड होते हैं, प्रॉज होंगे तो कॉन्स भी होंगे. बढ़िया चीजें जैसे मोबाइल के यूजेस है तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है. उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स की कुछ इंपॉर्टेंस है तो स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी है. लिमिटेशन नंबर 1 इज वेरी सिंपल. हु कैन एक्सप्लेन?
Statistics does not study qualitative phenomena. हमने इसको पहले पढ़ लिया है. चलिए आप में से कौन बता रहा है? Yes, Karan Gupta. Very good, beta. Unmute and speak. Yes, मैम. मैम इसमें बता रहे कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बातें करते हैं, क्वालिटी के बारे में बातें नहीं करते. जैसे उसके अंदर सिर्फ नंबर होते हैं. Very good. Statistics basically deal with only quantitative terms. If I talk about beauty, intelligence, honesty, तो statistics इन सब चीजों को consider ही नहीं करता है. हो सकता है मेरे यहाँ पे 10 employees हो और मुझे statistical detail collect करनी हो which employee is best. तो मैं statistical detail collect करूंगी on the basis of output produced by employees, right? But हो सकता है कोई employee output बहुत कम बना रहा हो but वो बहुत honest हो, बहुत dedicated हो, राइट? तो ऐसे में वो क्वालिटी स्टार्ट आपको पहले उसको क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रैंकिंग देनी पड़ेगी. नंबर 2, इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल फैक्ट की स्टडी नहीं करता है. हमने क्या पढ़ा है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हमने पढ़ा. तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट जब है यानी किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ ग्रुप स्टडी की बात करते हैं और ग्रुप ऑफ डेटा को ही पढ़ते हैं. तो ये एक लिमिटेशन है. नंबर 3, एक स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं हो तो वो अपने मन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकाल सकते हैं. अगर उनको नहीं आइडिया कि किसी डिटेल को कैसे यूज करना है तो ऐसे में वो किसी भी तरीके के कंक्लूजन निकाल के स्टैटिस्टिक्स को अगर आपने रॉन्गली यूज कर लिया, गलत वे में यूज कर लिया तो ये मिसयूज भी किया जा सकता है. ठीक है, एक स्टोरी है बॉक्स में जो आप लोग रीड करेंगे और आप लोग कल एक्सप्लेन जो इस व्यू पॉइंट को समझाता है या आप लोग कल समझाएंगे मुझे. अभी आगे बढ़ते हैं. अभी कोई भी बच्चा रीड नहीं करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं हो अभी स्टोरी पढ़ने बैठ जाए. अभी पहले 4th पॉइंट देखिए. अब ये कह रहे हैं स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू. अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम की, आप इंडियन इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो आपको लगभग 54,000 के आसपास मिलेगी पर पर्सन. लेकिन ये ट्रू रेट होते हैं, वो ट्रू हो ये जरूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर मेरी क्लास में मैंने 100 मार्क्स का पेपर लिया और मैंने आप सबके मार्क्स को लेके एक एवरेज मार्क्स निकाल लिए तो हो सकता है ऑनलाइन क्या इसका ये मतलब है कि सभी बच्चों के 59 मार्क्स आए हैं? बिल्कुल भी नहीं. हो सकता है क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसके 100 आउट ऑफ 100 आए हो और हो सकता है 10 आए हो. तो ये कह रहे हैं स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो है ना वो एक्यूरेट नहीं है, वो 100% ट्रू नहीं है. जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है. If average number of thefts in a town is 3 have taken place on the first day of the week, there will be रुकिए. It does not mean that if 3 thefts have taken place on the first day of week, there will be no more thefts in that week. ये कह रहे हैं एवरेज निकाल दिया हमने तो वो एवरेज का मतलब ये फर्स्ट डे पे ही हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट नहीं है. साइंस के जो लॉ होते हैं ना वो एग्जैक्ट होते हैं. स्टैटिस्टिक्स के लॉ प्रोबेबिलिस्टिक, कंपल्शन नहीं है. अब जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा जो कहता है प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, लेकिन ये 100% कंपल्सरी नहीं है, ऐसा भी होती रहे. फॉर एग्जांपल आप एक जनरल सिचुएशन को देखिए. अनलॉक हो गया हमारा बीकानेर 18 के बाद. अभी 18 जून से पहले प्रॉपर लॉक चल रहा था. ड्यूरेशन पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए. मैं अगर मेरे इंडिविजुअल लेवल की बात करूं तो 18 से पहले मैं कम पेट्रोल डिमांड कर रही थी क्योंकि मुझे स्कूल नहीं आना पड़ रहा था, समर ब्रेक भी चल रहे थे. 22 से मुझे स्कूल बुलाना से उसकी डिमांड बढ़ानी पड़ी क्योंकि मुझे जरूरत ज्यादा है, राइट? तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया. तो ये कह रहे हैं बहुत सारी बार ऐसा होता है. आप ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कीजिए, ऐसे एग्जांपल समझिए. आप अपने जब भी अनलॉक हुआ तो आपने पेट्रोल की डिमांड बढ़ा दी क्या? या ये पूछिए कि जो भी स्कूटी लेके निकलता है मम्मी पापा भाई बहन, उनसे पूछिए कि पेट्रोल की रेट बढ़ रही है क्या आपने पेट्रोल की रेट है? और या अगर लॉकडाउन में हम घर बैठे थे तो अनलॉक होने के बाद वापस पुरानी वाली डिमांड हो गई, हमें ज्यादा पेट्रोल चाहिए होता है, राइट? आगे देखिए. Only experts can make best possible use of statistics. केवल एक्सपर्ट के लिए पॉसिबल है. लेमैन वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे. लेमैन वर्ड यूज होता है उस इंडिविजुअल के लिए जिसको किसी फील्ड की नॉलेज नहीं है. जैसे जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है, वो एक सिंपल इंडिविजुअल है, वो लेमैन है. उस ही कर पाएगा क्योंकि ये सारी टेक्निक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है. द लास्ट वन, स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस. अगर यूनिफॉर्म और होमोजीनियस डेटा होगा तो ही रिजल्ट. हेटेरोजीनियस डेटा होंगे तो रिजल्ट कंपेयर नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ हिस्ट्री में 4 ही चैप्टर है और इकोनॉमिक्स में 24 चैप्टर्स है तो मैं किसी बच्चे का हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का सिलेबस अलग है और इसमें अलग है. होमोजीनियस डेटा चाहिए होते हैं, सिमिलर नेचर के डेटा चाहिए होते हैं, तभी कंपैरिजन हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो. हमने पढ़ लिया है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब हमें पढ़ना है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. डिस्ट्रस्ट का मतलब है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस.
लोगों को स्टैटिस्टिकल मेथड्स में स्टैटिक माइंड में ये होता है कि ये तो एवरेज रिजल्ट है, ये ट्रू नहीं होगा। जैसे मैं अगर कहूँ ऑन एन एवरेज बच्चों के 50% मार्क्स आ रहे हैं तो आपको लगेगा नहीं, ऐसे भी बच्चे जिनके 30% आ रहे हैं और ऐसे भी हैं जिनके 80% नहीं हो सकता। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड बाय स्टैटिस्टिक्स considerable distrust exists in the mind of people with regard to its reliability and usefulness। तो दे रहा है फिर भी लोगों के दिमाग में स्टैटिस्टिक्स को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि ये बढ़िया सब्जेक्ट नहीं है, इसके जो डेटाज होते हैं वो सही। एकदम सिंपल एग्जांपल लीजिए, वेदर फोरकास्टिंग कौन कौन चेक पसंद है? आप में से कौन कौन वेदर फोरकास्ट दिखता है मुझे बताइए? फोन पे हमारे एक ऑप्शन होता है ना वेदर का, कोई नहीं दिखता, सिर्फ गेम खेलते हैं। चलिए वैभव खत्री देखते। यस बेटा, अनम्यूट एंड स्पीक। यस मैम। यस बेटा, क्या चेक करते हैं आप वेदर फोरकास्टिंग में? बारिश। टेम्परेचर वगैरह? यस मैम, टेम्परेचर, बारिश, गर्मी रहती है ना यहाँ पे। बारिश तो हाँ बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, 2 दिन से तो हम सब बारिश की चांसेस है। जल्दी बताइए यस और नो, सभी बच्चे बता सकते हैं जिन जिन ने देखा। मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर अ रेनफॉल। इतनी गर्मी हो रखी है कि हम परेशान हैं। तो उसमें अपकमिंग 4 डेज की हमारे बीकानेर में, हमारा प्यारा प्यारा बीकानेर, यहाँ 4 दिन लगातार बहुत हैवी रेनफॉल आ सकता है। बिल्कुल मैं तो नहीं मानती। अभी पिछले महीने भी ऐसा हुआ था कि वी वर एक्सपेक्ट की संभल के रहना, बीकानेर में तूफान और ये सब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राइट, हमें थोड़ी सी ही बारिश मिली। तो ये यही रीजन है, यही कह रहे हैं कि भाई ये जो फोरकास्ट है ये एवरेज बेसिस पे, ये 100% बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये जो आपने फोरकास्टिंग की है, ये जो आपने सोचा है, ये सारी चीजें प्रॉपर हो। तो इसी वजह से भरोसा धीरे धीरे उठ जाता है ना वेदर फोरकास्टिंग से, जब हम देखते हैं कि यार बारिश दिखा तो रही थी बट बारिश हो नहीं रही है। तो यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स पे 100% ट्रस्ट नहीं करते हैं कुछ लोग। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं ये डिसऑनेस्टी वाली बात हो जाती है कि है। चलिए इसके पॉइंट्स रीड कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया। सेकंड कह रहा है द रीजन फॉर दिस ट्रस्ट इज इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स बाय अनस्क्रपलस, यानी डिसऑनेस्ट का मीनिंग बताइए। डिसऑनेस्ट वर्ड को वापस लास्ट में रिपीट भी कर दिया गया है, ठीक है। अनस्क्रपलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट नहीं हो, जो लॉयल नहीं हो। तो कुछ ऐसे लोग स्टैटिस्टिकल डिटेल गलत वे में प्रेजेंट करता है। बस लास्ट बॉक्स में हमें थोड़ा सा दिया हुआ है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल की क्लास में नया चैप्टर भी शुरू होगा और इसका ओरल टेस्ट भी होगा। ओरल टेस्ट में मैं आपसे सिर्फ हेडिंग्स सुनूंगी, की हेडिंग्स ये सब लर्न होना चाहिए। अब देखिए डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का बॉक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। ये कह रहे हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑल्दो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फील्ड में हम यूज करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए आपने किसी रेस्टोरेंट की अगर 5 स्टार रेटिंग नहीं, जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों से, अपने नोन से, जिसने गूगल पे अपलोड किया अपने बारे में, वो अपने रिलेटिव से, अपने नोन से उस पर बढ़िया बढ़िया रेटिंग्स दिलवा देता है। बढ़िया बढ़िया रेटिंग दिलवाते हैं, वहां शो की रेटिंग है, तो इस वजह से लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है। कॉजेस ऑफ डिस्ट्रस्ट बता रखे। क्यों स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा नहीं करते लोग? क्योंकि कुछ लोग इसका इनकम्प्लीट नॉलेज लेके इसको यूज करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के मिस यूज करते हैं, कुछ लोग इसकी लिमिटेशन को दिमाग में ही नहीं रखते, और कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स को गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं। कैसे डिस्ट्रस्ट को रिमूव कर रहे हो? तो इसकी ये फॉलोइंग लिमिटेशंस है और ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, आप अगर इसको यूज कर रहे हो तो आप उसके एक्सपर्ट होने चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप कोई ग्राफ बना रहे हो तो आपको उस ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, उस डेटा को अच्छे से यूज करो। एंड नंबर 4, प्रॉपर वे में, वही बात है कि प्रॉपर तरीके से यूज करो, यूज इम्पार्शियल हो, समझदारी से किया गया हो। अगर आप समझदारी से करोगे तो अगर हम अच्छे से यूज करेंगे तो मोबाइल हमारी जिंदगी बना देगा, अभी तो कोविड-19 में तो। और अगर हम अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो मोबाइल ही हमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, राइट। अभी अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा लेक्चर्स देखता हो, क्लास के बाद क्लास की वीडियोस देखता हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करता हो। कोई बच्चा हो सकता है क्लास के बीच में भी चैटिंग कर रहा हो, गेम्स खेल रहा हो, रिप्लाईज कर रहा हो। तो वो डिपेंड करता है कि हम किसी टूल को कैसे यूज करेंगे। अगर हम बढ़िया यूज करेंगे तो ये एक बढ़िया सब्जेक्ट है, अगर हम बढ़िया यूज नहीं करेंगे तो ये एक बढ़िया सब्जेक्ट नहीं है। जैसे ऑयल को बॉडी मसाज के लिए यूज करूँ तो ऑयल बहुत बढ़िया है, राइट। ऑयल मुझे रिलैक्सेशन देगा, वही ऑयल में आप चल रहे हो और फ्लोर को वही ऑयल खराब हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग पे कि हम किसी चीज को कैसे यूज करते हैं, राइट। चलिए इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर लिया है। मैं आपको कल की क्लास में सप्लाई वाला चैप्टर करवाऊंगी, माइक्रो का चैप्टर 9। मेरी बात ध्यान से सुनना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया है और अब 9th करवाऊंगी। सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ रीजंस है वो बाद में बताऊंगी। आप सबका टारगेट है ये चैप्टर लर्न करना और इसकी हेडिंग्स पढ़ना। रजिस्टर में इस बार आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं वो मैं आज कुछ क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, आप वो क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।